हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी वर्ष 2024 में आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से, जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से क्लास 9th और क्लास 10th का यह बुक है। उसमें जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 का पिन कर दिया है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है, सेशन को पूरा अटेंड करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए। और फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो नई वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका पेपर मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से, जी हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो बुक है उसके सारे हम लोग चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री कवर करा दिया था एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने आपका प्लेलिस्ट बना दिया है सभी वीडियोज़ का बीपीएससी टीआरई 3.0 का, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप जहाँ पर लाइव चार्ट देख रहे हैं वहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए, वहाँ पर भी मैंने पिन किया हुआ है। सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और सबसे पहले हम लोग कक्षा 9 के क्लास 9th के जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का, फ्रेंड्स उसके चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे, फिर क्लास 10th का। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, अध्याय 1 है और चैप्टर का नाम है स्थिति और विस्तार। चलिए अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन को बनाने से 4 से 5 घंटा का मैंने अपना समय दिया हुआ है। प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स ये 7वां स्थान है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो देश है ये कौन सा देश है, तो फ्रेंड्स रसिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। बताइए भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो फ्रेंड्स यह आपका कितने डिग्री का अंतर है बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 30 डिग्री का। कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है, बताएंगे। अच्छा, अगर हम स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो इसकी मुख्य भूमि सीमा जो है ये आपका लगभग 15,200 किलोमीटर है स्थलीय। वही अगर आपसे भारत की तट रेखा की लंबाई पूछा जाए तो ये आपका 7516.6 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं लगभग डबल है कि नहीं, लगभग डबल में, तो लगभग दोगुना हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच का, तो देखिए भारत और चीन के बीच का जो है ना फ्रेंड्स ये मैकमोहन रेखा है, यानी कि मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है।
देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटे का अंतर है, बताइए कितने घंटे का अंतर है। तो फ्रेंड्स ये 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन ए जो होगा यानी कि ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है ये रसिया है। सभी चैप्टर्स जो हैं उनके सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे और आपका बेहतरीन रिवीजन होगा, वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से। चलिए भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, चलिए बताएंगे राइट आंसर। तो भारत में जो है कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा में कितने घंटों का अंतर है। चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच जो है स्थानीय सीमा में 2 घंटे का अंतर है। कितना, 2 घंटे का अंतर है। देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर जो है लगभग 29 देशांतर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कितना देशांतर है, 29 देशांतर है। पूछा जाएगा कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का अंतर लगभग कितना देशांतर है, तो 29 देशांतर है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि अच्छे तरीके से पता होगा कि फ्रेंड्स 2 देशांतर के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है, ठीक है ना। तो 29 देशांतर के बीच का अंतर, तो 29 गुना 4 116 मिनट हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन एक। चलिए भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है। तो भारत जो है यह 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ भारत जो है स्थलीय सीमा साझा करता है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सबसे लंबा सीमा रेखा, ठीक है ना। चलिए और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए और बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे दक्षिणी बिंदु जो होगा ये आपका कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स ये इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है, और सबसे अगर उत्तरी पूछेगा तो इंदिरा कॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है ना। और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य, ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए तो देखिए भारत जो है ना, भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ, चीन के साथ, ठीक है ना, या फिर केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो चीन के साथ अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए उत्तराखंड भी दिया गया है, अब सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 और 4 हो गया, ठीक है ना, 1 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 4 ऑप्शन 3 दिया गया है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये सीमा साझा करता है चीन से, जम्मू कश्मीर नहीं। चलिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आप बिहार से ही पकड़ सकते हैं कि बिहार एकमात्र जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाक जल संधि जो है किन दो देशों के बीच में अवस्थित है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए ये दूसरा पेज पर है। तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, एक मिनट,
बृहद हिमालय या महान हिमालय को, ठीक है ना, बृहद हिमालय या महान हिमालय को, जिसको कि बृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चैप्टर आ गया हमारा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है ये मैदानी है। चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, आंसर कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो देखेंगे तो यह मैदानी है आपका 43% भाग, ठीक है ना। 43% भाग जो है यह आपका मैदानी है, यानी कि मैदानों से घिरा हुआ है। 11% भाग पर्वतीय है, 18% भाग पहाड़ी है और 28% भाग जो है पठारी है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 29% जो है ना सीधे पर्वतीय लिख दिया जाता है और 28% पहाड़ी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे किस नाम से जाना जाता है। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसको किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता है किस नाम से। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है पैंजिया के नाम से। और यहाँ पर देखिए गोंडवाना लैंड जो है ना, गोंडवाना लैंड, इसके बारे में जान लीजिए। गोंडवाना लैंड जो है ना यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिपकिला जो है फ्रेंड्स यह हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और झेलेजपा ये सिक्किम में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सिक्किम में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में पूछा जा रहा है, वर्तमान में आपको बताना है, वर्तमान में बताना है। वैसे पहले के हिसाब से आप 8,850 मीटर यहाँ पर बुक में इसमें दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी जो है माउंट एवरेस्ट की, अगर ऊंचाई की बात करते हैं आधिकारिक ऊंचाई की, तो 8,848 दशमलव कितना 86 मीटर है। 8,848.86 मीटर, यानी कि लगभग आप इसको इतना मान सकते हैं 8,849, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत लोग इसमें केटू कमेंट करेंगे और बहुत लोग कंचनजंगा कमेंट करेंगे। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। चलिए, और विश्व की सबसे जो लंबी ऊंची चोटी है ये आपको माउंट एवरेस्ट पता है। चलिए भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को अभी मैंने बताया इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। देखिए विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी ये जो है लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका है, लघु हिमालय के हिस्से हैं। तो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य जो है यह स्थित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। बृहत हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का मोरेन्स यानी कि हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है करेवा। करेवा कहा जाता है। और करेवा जो है केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है, ठीक है ना। देखिए हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं। ये हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय खंड में अवस्थित हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है यह किस पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्तराखंड हिमालय।
देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द जो है किसको निरूपित करता है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं बुग्याल शब्द, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बुग्याल शब्द, ठीक है ना। बुग्याल शब्द जो है यह किसको निरूपित करता है, चलिए बताइए। बुग्याल शब्द जो है यह ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, द्वार जिसको कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में द्वार बोलते हैं, तो द्वार स्थलाकृति जो है यह पाई जाती हैं, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। द्वार स्थलाकृति, देखिए भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में हिमालय की तलछटी से दक्षिण और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर के बीच के जलोढ़ का जो मैदान है उसको द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा ये क्या हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जितने भी हैं आपके जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ की जनजातियाँ हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ठीक है। चलिए बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है, बराक नदी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बराक नदी जो है ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में जो है बहती है, और बांग्लादेश में इसको सुरमा नदी भी कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको सुरमा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया मणिपुर और मिजोरम, और अभी मैंने बताया था मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम, इन चार राज्यों में। चलिए उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन जो है यह किसको कहा जाता है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह मिजोरम को कहा जाता है। चलिए भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है, भारत का जो उत्तरी मैदान है यह किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं उनके द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दिया गया है, ऑप्शन दो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर अवस्थित है। माजुली द्वीप जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीन राइट आंसर हो जाएगा, असम में है यह माजुली द्वीप, और विश्व का यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलो उसके बाद देखिए नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है, दोआब का अर्थ होता है क्या, बताइए दोआब का अर्थ होता है क्या। तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसी को दोआब कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, पंजाब का जो मैदान है बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पंजाब का मैदान सिंधु गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन ट्रैप जो है यह क्या है, बताएंगे दक्कन ट्रैप जो है यह क्या है, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए दक्कन ट्रैप जो है यह काली मिट्टी से युक्त पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, काली मिट्टी से युक्त पठारी क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यह प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है, पश्चिमी घाट ये जवादी बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अन्नामलाई है, उसके बाद नीलगिरी है और कार्डमम है, ये पहाड़ी जो है ये आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत हैं, यानी कि एक, दो और तीन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक मिनट रुक जाइए, पश्चिमी घाट के अंतर्गत है, ठीक है, एक, दो और तीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए ये नल्ला मल्ला जो है आपका ये कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को एक मिनट रुक जाइए, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम, एक दो चार ना होगा ना, मैंने तीन थोड़ी लगा दिया, एक दो चार होगा,
जो कि यहाँ पर है। 1 2 3 तो ये तो है ही नहीं, 3 तो मैंने आंध्र प्रदेश बता दिया, ये पूर्वी घाट पर है। तो इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 4 होगा इसका आंसर, मैंने सही लगाया था लेकिन बता आपको गलत दिया है। 1 2 4 राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको पता है ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये डोडा बेटा होगा। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। यहाँ पर देखिए ये भी सही है आपका। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदवाड़ा है, ये गलत दिया गया। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये महेंद्रगिरी है। अभी के डेट में आप देखिएगा तो महेंद्रगिरी है, इसीलिए ऑप्शन 4 जो है ये सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा भी गया कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चारों स्टेटमेंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। देखिए मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ। इसका विभाजन का आधार क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जनजातियां हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है। बरखान स्थलाकृति का संबंध जो है यह किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है यह आपका मरुस्थल से है, ठीक है ना। मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सा अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच इसमें कौन सा अवस्थित है? तो यहाँ पर देखिए पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। तो 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदानी जो मैदान है उसको काठियावाड़ा और कच्छ, ध्यान दीजिएगा, काठियावाड़ा और कच्छ ये एक तट हो गया। दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट और चौथा मालाबार तट, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। 4 हो जाएगा केरल उत्तरी सरकार तट, ये नहीं है। काठियावाड़ा यानी कि आपका कच्छ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और एक और तट बताया था कन्नड़ तट, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप पर है, आपको भी फ्रेंड्स पता है, मध्य अंडमान के पूर्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बाकी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल, तो देखिए 8 डिग्री से मैं स्टार्ट करता हूँ। 8 डिग्री जो है यह मालदीव और मिनिकोय के मध्य में है। 9 डिग्री जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो यहाँ पर देखिएगा अंडमान और निकोबार दिया गया आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं ना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पिटली द्वीप, ठीक है ना। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। भारत की किस जगह पर यह स्थित है? पिटली पक्षी अभयारण्य भी है। तो ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका लक्षद्वीप समूह में है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा अपवाह स्वरूप, ठीक है ना। देखिए लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लद्दाख में सिंधु नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है और ये सबसे गहरा गॉर्ज है। यह गॉर्ज जो है गिलगित गॉर्ज है, ठीक है ना। ये दिहांग गॉर्ज ये अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी से ये संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ सिंधु नदी से आपका गिलगित गॉर्ज हो जाएगा।
सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? चलिए बताइएगा, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका 2900 किलोमीटर। थोड़ा बहुत आप इधर उधर पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, गांधी सेतु का निर्माण जो है कब हुआ था? गांधी सेतु का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो 1982 में गांधी सेतु का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा 1982 दिया गया है। देखिए लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न क्या था, लक्ष्मी सागर झील, यहाँ मैं लिख देता हूँ लक्ष्मी सागर झील, लक्ष्मी सागर झील। चलिए तो ये एक मिनट, लक्ष्मी सागर झील जो है ना ये बिहार में भी है, बिहार के दरभंगा में, और उत्तर प्रदेश में भी है। बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के हिसाब से। बिहार के दरभंगा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। चलिए निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या होगा? गंगा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? गंगा होगा, ठीक है ना। देखिए यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती हैं। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उपरोक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? बताइए कौन सी नदी है यह? तो फ्रेंड्स यह जो नदी है, यह नदी कौन सी है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि चंद्रभागा जो नदी है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सी नदी है यह बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो है चिनाब नदी है, ठीक है ना। चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह अवस्थित है किस नदी पर? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना, यह सतलुज नदी पर है। किस पर है? सतलुज नदी पर है। किस पर है फ्रेंड्स? सतलुज नदी पर है। चलिए गंगा का उद्गम स्रोत पूछा गया है। तो गंगा जो है ये निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री हिमनद से। चलिए भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है यह किस जगह पर होता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका देवप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। उपरोक्त कथन जो है किस नदी से संबंधित है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो नदी है, यह नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है ना यह पश्चिम की ओर बहती है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ये नदी जो है नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा ये आपका डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण, ठीक है ना। ये चौ है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। तो फ्रेंड्स यह अवस्थित है नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। नर्मदा पर है सरदार सरोवर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। देखिए अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही दिया गया है? बताइए कौन सा क्रम यहाँ पर सही दिया घटते क्रम में? तो घटते क्रम में यहाँ पर पूछा गया है ना, तो घटते क्रम में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ा गोदावरी का, फिर उससे कम कृष्णा, फिर महानदी और फिर कावेरी का। तो ये घटते क्रम में जो है आपका दिया गया है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम जो है आपका, ये आपका अपवाह क्षेत्र में घटते क्रम में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जो है वर्ष के किस महीने में होता है? वर्ष के किस महीने में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका जनवरी से जून के मध्य में, ठीक है ना। फिर वर्षा आती है तो जल प्रवाह जो है बढ़ जाता है। देखिए दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है इसको, और यह हुगली की सहायक नदी है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर है? शरावती नदी पर जो है ये जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और दूध सागर जलप्रपात मांडोई नदी पर है, ठीक है ना, मांडोवी नदी पर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है?
गोविंद सागर झील का संबंध जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना से है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जलवायु। भारत की जलवायु कैसी? तो देखिए भारत की जो जलवायु है यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उष्ण भी दिया गया और मानसूनी भी दिया गया, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है ना। चलिए तो 1 से अधिक पर आप लगाइएगा। आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार, आम्र वर्षा कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की जो वर्षा है, ठीक है ना, तो ये आपको कर्नाटक और केरल में याद रखिएगा। चलिए विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो फ्रेंड्स ये सबसे अधिक वर्षा जो होती है ये होती है आपका मेघालय के मौसिन राम में, आपको भी याद होगा। चलिए भारत की भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो ऋतु जो होती हैं ये मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत, ये 4 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इनको। चलिए उसके बाद देखिए सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? VVI क्वेश्चन है ये। चलिए सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के प्रकोष्ठ यानी कि फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो फ्रेंड्स यह किसको माना जाता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम को, ठीक है ना। पूर्वी जेट प्रवाह जिसको कहा जाता है, स्ट्रीम भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा इस तरह से लिखा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत मानसून की अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख भी रहा है। राइट आंसर गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का कारण क्या है? देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको, मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा का कारण क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका कारण क्या है कि यह क्षेत्र पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स यह उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के विवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? निवर्तन का, बताइए राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका जो कारण है यह सूर्य का दक्षिणायन होना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध जो है यह किससे है? तो यह मानसून के निवर्तन से है, मानसून के निवर्तन से, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब मैं आपको युग्म दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये युग्म है, ठीक है ना, और सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। तो आम्र वर्षा आपका कहाँ पर हो जाएगा? आम के लिए है, बिल्कुल सुमेलित है ये। फूलों की बौछार कहवा के लिए सही है, और काल बैसाखी चाय पटसन के लिए। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका सही दिया गया है। तो 1, 2, 3 तीनों जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और चैप्टर है अब अगला प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। देखिए जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इनको 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, ठीक है ना। एक प्राकृतिक और कृत्रिम 2 भाग में। सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? सिनकोना की छाल का उपयोग जो है यह मलेरिया में किया जाता है, ठीक है ना।
मलेरिया में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार के एकमात्र रामसर स्थल है और कांवर झील बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है कि वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वर्जिन वेजिटेशन, यानी कि अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अक्षत वनस्पति कहा जाता है जो मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ये उगती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का वन का विस्तार है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है ना। चलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इतना तो पता है कि यह आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भाग में बांटा गया है। एक तो आपको शुष्क पर्णपाती वन में बांटा गया है और दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन में बांटा गया है। किसको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ठीक है ना। और ये आपकी ये जो चंदन, आंवला, महुआ और सागौन है ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो देवदार के वन जो है ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन में दिया है सामाजिक वानिकी का कि पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा और ऊसर भूमि पर वनारोपण है। ऑप्शन नंबर 3। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन और है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ये विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये कौन है यहाँ पर देखिए। तो ये फ्रेंड्स आपका जैवमंडल निचय है, यानी कि आरक्षित क्षेत्र। और नीलगिरी जो है भारत का पहला जैवमंडल निचय है, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत का पहला जैवमंडल निचय, तो आ ही गया आपका नीलगिरी। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगला अब क्वेश्चन कर रहा है कि नोकरेक जैवमंडल निचय जो है मेघालय के निम्नलिखित में से किन पहाड़ी का हिस्सा है? बताइए। नोकरेक जो है यह आपका हिस्सा है गारो पहाड़ी का। गारो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए अब आ गया आपका जनसंख्या। तो भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या कब हुई जनगणना? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, आप सभी को पता है। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से कराई जा रही है। चलो उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात जो है ये कितना है? 943 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को तो इसको डेमोग्राफी कहा जाता है। चलिए अगला चैप्टर है हमारा भारत के पड़ोसी देश। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है? नेपाल की जो सीमा है यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इन सब से मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिक्किम आपका दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम कर लेंगे कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? पहला ऑप्शन पूरा देख लीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन देख लीजिए और एक चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर तो ईरान तो है नहीं। ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, भारत। बताइए राइट आंसर, पढ़िए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। 7 देश होंगे, काउंट करिए 3 3 6 1 7। यहाँ पर देखिएगा 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन कॉमन है इसमें, तब पता चलेगा। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश। भारत से भारत नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं। राज्य अगर पूछा जाएगा तो 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो उनका नाम याद रखिए, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ठीक है ना। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से अगर सब मिलाकर के पूछेगा कि भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह से लिख दे प्रश्न, तब आपका 5 होगा। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब केवल राज्य पूछेगा तो 3, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 2। चलिए अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है, तो एकमात्र ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे कम सीमा साझा जो है किसके देश के साथ करता है, तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करता है। इस चीज़ को आप जानते भी हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। देखिए मानचित्र का अध्ययन आ गया, मापक के प्रकार पूछा गया है। मापक का प्रकार, तो मापक का जो है प्रकार आपका कितना है, 2 प्रकार है। 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है ना, 2 प्रकार है मापक का। कितने प्रकार है मापक के, दीर्घ मापक और लघु मापक। दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मापक का उदाहरण है, तो अंतर्राष्ट्रीय मापक का उदाहरण जो होगा इसमें से आपका प्रदर्शक विधि हो जाएगा, प्रदर्शक विधि। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्षेत्रीय अध्ययन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण, तो इनमें से सभी होगा जनसंख्या, उद्योग और कृषि। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब आपको पता भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लास 9th का पूरा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देख भी सकते हैं कक्षा 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है और यहाँ पर देखिए खंड क ख ग की इसमें दिया गया है। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरा बुक कवर करवा रहा हूँ। देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, पहला चैप्टर है काली मिट्टी का दूसरा नाम। ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये रेगुर मिट्टी को कहा जाता है और इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में है मुख्यतः। ठीक है ना। चलिए, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है रेगुर मिट्टी। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो फ्रेंड्स ये कहा था आपका जिमरमैन ने। किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था। तो यहाँ पर देखिए निमरमैन इस तरह से लिखे, थोड़ा सा एरर है, जिमरमैन याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो जैव और अजैव। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 ही होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो व्यक्तिगत संसाधन, समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर जो है संभावित, विकसित, भंडारित और आरक्षित 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, नवीकरणीय ऊर्जा है यह। ठीक है, रिन्यूएबल है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो फ्रेंड्स ये आपका 200 किलोमीटर का, कितना, 200 किलोमीटर का। ठीक है ना। चलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, तो कोयला अनवीकरणीय है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा क्षयकारी और इनमें से कोई नहीं था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है किससे है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है यह संसाधन के दोहन से है, संसाधन के दोहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। पहला हुआ था आपका कहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। ठीक है ना। दूसरा कहाँ पर हुआ था, दूसरा कहाँ पर हुआ था, दूसरा 2002 में जोहानिसबर्ग में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, इसको दूसरा बना लीजिए। ठीक है ना। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो 2002 जोहानिसबर्ग में। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था।
क्वेटो सम्मेलन 1997 में हुआ था जापान के क्वेटो शहर में, और यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, ठीक है ना। और ये लागू हुआ था आपका कब से, तो 2005 से। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग से, देखिए ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का घटक इसमें से आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब है, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है कब, तो 5 जून के दिन, 5 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका है, महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न हमारा कि नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो फ्रेंड्स ये मेधा पाटेकर कर रही थी, ठीक है ना। चलिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन का प्रणेता, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा दिया गया है, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी, और उस समय उत्तर प्रदेश में था यह। देखिए मनुष्य, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन हैं। तो हम लोग जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है, ये बताइए। तो हम लोग जैव संसाधन हैं, ठीक है ना। चलिए अजैव संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो मिट्टी, वायु वगैरह ये सब अजैव होते हैं। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। तो ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसी से संबंधित है एजेंडा 21। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट का जो है संबंध किससे है। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1987 में जो है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। सतत पोषणीय विकास से यह आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3, 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए वन उन्मूलन दिया गया है भूमि निम्नीकरण के लिए। अब यहाँ पर देख करके आप कहेंगे कि आपका इनमें से सभी होना चाहिए। वन उन्मूलन, खनन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण, कौन यहाँ पर राइट आंसर होगा, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, उपरिक्त सभी, मैंने बताया सब हो जाएगा। चलिए इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार यानी कि बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी है। उपरिक्त विवरण मृदा के किससे किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। एक मिनट रुक जाइए, काली मृदा, ठीक है ना, काली मृदा, काली मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लैटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। लैटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। इस प्रकार में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है, ठीक है ना, कम पाई जाती है, अत्यधिक नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है। चलिए तो यही वाला जो है असत्य दिया गया है, बाकी आप देख सकते हैं बाकी सत्य दिया गया है, ठीक है ना। काजू की खेती के लिए ये बड़ा उपयुक्त होती है लैटेराइट मिट्टी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है यह अधिक सिंचाई है। क्या है फ्रेंड्स, अधिक सिंचाई है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। सोपानी खेती की जाती है किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में, पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र में। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्रणय जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं पूछा जा रहा है, तो यानी कि प्रमुख कारण नहीं है आपका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, मुख्य कारण नहीं है, ठीक है ना, इनके ह्रास का। लेकिन ये सब ह्रास के मुख्य कारण हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी टिप्पणी यहाँ पर देख सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, तो पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीज बचाओ आंदोलन, तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड से है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर देख लीजिएगा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। सीधी भागीदारी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए वन्यजीव अभयारण्य का परिसीमन। चलिए अब आगे अगला चैप्टर आपका प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न है कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को
मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है। तो मृदा के निर्माण जो है यह एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। और 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो 1000 वर्ष लग जाएंगे लगभग। तो यहाँ पर देखिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 43% है। कितना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह। 43%, ध्यान रखिएगा। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? तो पठार जो है यह आपका लगभग 33% भाग पर पठार है। 33% भाग पर जो है लगभग पठार है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 33% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33% भाग पर। देखिए मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है? मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा आपका इसमें से सभी हो जाएगा ना। ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पठारी भाग में क्या संचित है? पठारी भाग में क्या संचित है? पठारी भाग में क्या संचित है? राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो जीवाश्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जीवाश्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठारी भाग में जीवाश्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा बारहमासी नदियों के लिए सुनिश्चित हेतु पर्यटन विकास का अनुकूल मुहैया कराती है और पर्यटन विकास का अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं। तो ये आपका पर्वत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पर्वत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पर्वत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक संभव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वनस्पति, खनिज, समय, ये सब होते हैं। तो ऊपर सभी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ना, इसने भारत में 8 प्रकार की मिट्टी की पहचान किया है। यानी कि 8 भागों में मिट्टी को बांटा है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो आप 8 याद रखिएगा मेनली, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है इसको? इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में जान लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी एक होती है बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों के जल द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है। आयु के आधार पर मिट्टी जो होती है यह कितने प्रकार की होती है। तो आयु के आधार पर जो होती है मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आपको क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसको बांगर कहते हैं। देखिए किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। तो ह्यूमस की अधिकता जो होती है किस में होती है? चिकनी मिट्टी में होती है। और जल धारण करने की क्षमता भी चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है। और नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। देखिए किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है। गहन कृषि जो है ये जलोढ़ मिट्टी में संभव है। सबसे ज़्यादा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का ही है। चलो उसके बाद देखिए नमी धारण करने की क्षमता। अभी मैंने जल धारण और नमी धारण करने, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में बताया था बताइए? काली मिट्टी में। और जल धारण चिकनी मिट्टी में। तो इस तरह से ये सब आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लाल या पीली मिट्टी भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर फैली हुई है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका फैली हुई है कितना प्रतिशत पर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 7.2 हेक्टेयर। देखिए किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। तो ये लेटराइट मिट्टी का हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रखेंगे, सीधे आंसर क्वेश्चन बनेगा लेटराइट मिट्टी का, ठीक है। चलिए और यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो रेगुर मिट्टी भी यहाँ पर टिक लगाया जा सकता है। चलिए उसके बाद काली मिट्टी इसको कहा जाता है।
देखिए मिट्टी का लाल रंग किस खनिज के अधिकता के कारण होती है? तो ये आपका लोहा के कारण होती है। उसके बाद देखिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बागान और नदी घाटी में चावल की खेती के लिए किया जाता है? तो यह मिट्टी जो है यह आपका पर्वतीय मिट्टी, पठारी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी कौन सी होगी बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा जल संसाधन। देखिए जल संसाधन में हमारा पहला प्रश्न है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। चलिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो कितना है फ्रेंड्स बताएंगे राइट आंसर? 96.6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 96.6%। देखिए देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नतीब घाटी परियोजनाओं को इन्होंने भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो फ्रेंड्स ये 65% होता है। आप कहीं 70% कहीं कहीं बुक में पढ़ लिए होंगे। चलिए बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण नहीं बढ़ा है? तो फ्लोराइड और आर्सेनिक का बढ़ा है, क्लोराइड का नहीं बढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न कि बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्राचीन नदी घाटी परियोजना जो है ये सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो फ्रेंड्स ये आपके राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना याद रखिएगा। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप 22% पर टिक लगाइएगा। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचय करता है? तो यहाँ पर 22%। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली थी? राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति कब मिली थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1987 में। तो देखिए सितंबर 1987 यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसमें तो दे रखा है आपका कितना, इसमें आंसर 22% दे रखा है, लेकिन वर्तमान में आप लगभग 11% के आसपास ध्यान रखिएगा। देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। किस नदी की जल भंडारण क्षमता इसमें से सर्वाधिक है? तो इसमें से अगर हम सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता की बात करते हैं तो ये ताप्ती नदी का है। चलिए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध जो है ये भाखड़ा नांगल है। ठीक है ना, तो भाखड़ा बांध हो जाएगा। चलिए विश्व का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है? तो विश्व का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका लगभग जो है कितना प्रतिशत, लगभग 97% तो वैसे ही चला गया। ठीक है ना, तो उस हिसाब से लगभग आप 3.5% कह सकते हैं। ठीक है, 96 हमने कितना पढ़ा था कि समुद्र में है 96.6%, तो लगभग 3.5 आप कह सकते हैं। चलिए पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूरे विश्व के कुल जल का आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? मृदु जल जो है ये कितना है? तो फ्रेंड्स मृदु जल जो है ये कितना है आपका 3.5% लगभग। चलिए उसके बाद देखिए भूमिगत जल के रूप में, स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है बताइए। तो फ्रेंड्स ये 40%। उसके बाद देखिए उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ विभीषिका मंजर देखने को मिला था? तो फ्रेंड्स ये मिला था आपका 2007 में। ठीक है ना, 2007 में देखने को मिला था। उसके बाद देखिएगा कि जल के अति दोहन से किस में वृद्धि हुई है? तो ये आर्सेनिक और फ्लोराइड में वृद्धि हुई है। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति का पर बल दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका अब्दुल कलाम जी के द्वारा। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस नदी से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध सेनाब नदी से है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्षा जल संग्रह के तरीके खादिन और जोहड़ भारत की किस राज्य में प्रचलित है? तो खादिन और जोहड़ जो है ये राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला चैप्टर आ गया कि भारत में 2021 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था आपका 2021 के हिसाब से, तो ये आपका 24.6% हो जाएगा। ठीक है ना, 24.62% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2।
चलिए, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत रूप में वन आवरण के मामले में राज्य शीर्ष पर है? प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये मिजोरम हो जाएगा, और क्षेत्रफल से हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन का फैलाव है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और उसके कुल 7.84% पर वनावरण है। ठीक है ना, तो इतना आप एग्जैक्ट याद रखिए। चलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो फ्रेंड्स ये आपका 60.11% है। ठीक है ना। चलिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, मैंने अभी आपको बताया था क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। चलिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, 3 भाग में वन को वर्गीकृत किया गया है। चलिए, 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपको मैंने 3 क्षेत्र बताया था, कौन कौन से क्षेत्र में। तो 3 क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन में। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1951 से लेकर के 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये आपका 26,200। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये मयूर है। ये भी आपको पता है पहले से। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में केवल घड़ियाल पाया जाता है। 1968, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए कौन सा कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में। ठीक है ना। और 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, और 1971 में जो है ना, ये आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के लिए 1971 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो फ्रेंड्स ये आपका 4 अरब हेक्टेयर पर। ठीक है ना, 4 अरब हेक्टेयर पर विस्तार था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना की छाल से। जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और सबसे पुराना तेल का जो है खुदाई तेल शोधक कारखाना असम के दिग्बोई में है। देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र तारापुर में। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, कौन सी ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो यहाँ पर देखिए, जल, सौर, पवन ये नवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये प्राकृतिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है ये सौर ऊर्जा है। बाकी ये सब पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। बताइए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब उड़ीसा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, उड़ीसा है अब। उसके बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब ध्यान रखेंगे। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध क्यों है? तो ये तेल शोधक कारखाना के लिए। ठीक है ना, बॉम्बे हाई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मैंने अभी बताया था, दिग्बोई में, असम में। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी कमेंट करिए। सतलज नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना। चलिए, ताप विद्युत केंद्र, अच्छा तुंगभद्रा कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जरा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ना। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इसमें से तो बरौनी है ताप विद्युत केंद्र, ये आपको भी पता है, बेगूसराय में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल इसमें से तो जो जादूगोड़ा की खान है वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका तारापुर हो जाएगा।
महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? सर्वाधिक संभावनाएं जो है ये राजस्थान में। बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको आप ध्यान रखिएगा। ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा जो है उत्पादन के लिए भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपका खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। चलिए, भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो 1866 में। देखिए, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? 1974 में जो है तेल उत्पादन शुरू हुआ था, तो 1974-75। चलो, उसके बाद देखिएगा कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है ना, ये आपका कहाँ पर हुई थी? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी 1897 में। तो यहाँ पर देखिएगा आपका दार्जिलिंग दिया गया है। उसके बाद देखिए, अब कृषि हो गया चैप्टर अगला। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है ना, यह कृषि का है। और देखिए, कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है। देखिए, कृषि के प्रकार हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कृषि के प्रकार जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रारंभिक जीविका, गहन जीविका और वाणिज्यिक कृषि। झूम खेती होती है, झूम कृषि जो होती है ना, ये यहाँ पर मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ की खेती किस राज्य में होती है? तो रबड़ की खेती जो है यह केरल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा इसमें से जायद फसल का उदाहरण है? ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये सब जो होते हैं, यहाँ पर देखिए ककड़ी है, ये ककड़ी आपका जायद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है यह आपका कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर भी आपको कहीं कहीं अलग अलग मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर दिया गया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की फसल के लिए वर्षा की ज़रूरत तो 40-50 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर भी लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो यह ब्रह्मपुत्र गंगा क्षेत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र कहिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो जूट को स्वर्णिम रेशा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, अगला प्रश्न है कि कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो कपास को तैयार होने में समय लगता है 6 माह से 8 माह तक, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म है ये कॉफ़ी की? तो कॉफ़ी की किस्म इसमें से अरेबिका, रोबास्टा और लिबेरिका सभी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो भूमि सुधार कार्यक्रम को जो है लागू किया गया था आपके पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिए 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से किया था? तो वो समय आंध्र प्रदेश से किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है इसमें से? तो आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन को। चलिए, अब अगला चैप्टर आ गया हमारा निर्माण उद्योग। देखिए, अगला चैप्टर है हमारा निर्माण उद्योग। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बताइए। तो ये आपका जनसंख्या हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और ये मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसमें से देखिए, छोटे पैमाने का उद्योग जो है ये आपका कौन सा उद्योग है? चलिए, इसका आंसर आप सोच समझ करके मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग जो है इसमें से आपका कौन सा है? चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। और हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है ये कौन सा है? बताइए।
तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कलकत्ता हावड़ा। उसके बाद देखिए भारत के सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो ये आपका टिस्को है। टिस्को की स्थापना जो है ये कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1907 में, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक सूती मिल की स्थापना जो हुई थी ना आधुनिक, ये आपका बॉम्बे में हुई थी 1854 में, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग नाम से, ठीक है। और वैसे आपके 1818 में जो है सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति पहली बार की गई थी कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में, लेकिन यह आधुनिक सूती मिल कपड़े की स्थापना जो है 1854 में बॉम्बे में हुई थी। तो यहाँ पर मुंबई होगा आंसर इसका। चलिए, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है। देश का पहला जो है वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा है, ठीक है ना। पहला बांग्लादेश का है। अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा का ऊन जो होता है ना ये प्राप्त किससे होता है? तो ये खरगोश से होता है। तो इनमें से कोई नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बता दिया 1907 में हुई थी। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेश के सहयोग से बना था? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। और ये आपका किसके सहयोग से बना था? यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के सहयोग से बना था, ठीक है ना। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से हुआ था। और भिलाई जो है इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबस जी नाना भाई डाबर ने। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार की बात करते हैं तो उत्तरी बिहार के जिलों में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी पश्चिम चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में। तो यहाँ पर इसका दरभंगा जो होगा आपका, यहाँ पर दरभंगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं दरभंगा मैंने बताया था ना, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा इन सब में होता है। रोहतास हो जाएगा इसका आंसर। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है तो ये आपका गंगा का दियरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाल्मीकि नगर दिया गया है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये रोहतास में होती है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में है। कहाँ पर है? दरभंगा में है। कांवर झील मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये आपका पटना में है, संजीव गांधी जो जैविक उद्यान है। चलो, उसके बाद देखिए बिहार की कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो ये लगभग 80% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गंडक परियोजना एवं जो है एवं संयुक्त परियोजना किसकी है? तो गंडक परियोजना जो है ये भारत और नेपाल की है। तो भारत और नेपाल यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैराइट खनिज है। पैराइट खनिज जो है यह किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट खनिज जो है यह आपका धात्विक अधात्विक किस प्रकार का खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव जो है यह किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में है। यहाँ पर देखिए भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कांटी मुजफ्फरपुर में है, बरौनी बेगूसराय में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कांटी मुजफ्फरपुर अभी मैंने बता भी दिया था। और देखिए बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या पूछा जा रहा है, कितना है? तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसमें दिया गया है 44.20 मेगावाट। और देखिए किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या प्लंगबैगो के नाम से जाना जाता है? तो ये ग्रेफाइट को जाना जाता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट को जाना जाता है। बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो कहलगांव, बरौनी, कांटी सभी हो जाएगा। नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना जो है बिहार में कहाँ पर है? तो नवीनगर जो है ना फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। चलिए, उसके बाद देखिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो कहलगांव की स्थापना जो है ना ये कब हुई थी?
बताइए। 1985 में हुई थी। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण कौन से इसमें से? गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? राजेंद्र सेतु का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो देखिए, राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया था 1959 में, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो 1959 यहाँ पर दिया गया है। 1972 में रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था आपका किसकी मदद से? तो जापान की मदद से। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं इसमें से? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो होगा इसमें से, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये हाजीपुर में है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम जो है यह आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। चलिए उसके बाद अब जनसंख्या से संबंधित प्रश्न करेंगे, बिहार की जनसंख्या से। 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में अगर बिहार की जनसंख्या की बात करते हैं तो कितनी थी फ्रेंड्स? बताइए। 10,40,99,452। तो यहाँ पर 10 करोड़ से अधिक थी, ठीक है ना, 10 करोड़ से अधिक थी। चलिए उसके बाद 10,40,99,452 याद रखिएगा। चलिए 1991 से 2001 के दौरान वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर पूछा गया है। तो आप क्या रखेंगे ना, 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है ना, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि आप याद रखिएगा। तो यह कितना था आपका? तो फ्रेंड्स 25.4% आप याद रखिएगा। 2001 से 2011 वाला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 25.4%। सबसे अधिक आबादी वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? पटना का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पटना का है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो कहाँ का है? सबसे कम जो है शेखपुरा का है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? अविभाजित बिहार की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपका टाटा नगर था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? बिहार की नगरीय आबादी पूछ रहा है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, बताइए। नगरीय आबादी कितनी थी? नगरीय आबादी जो थी यह आपका कितनी थी? तो 11.3% थी। 11.3%। कितना? 11.3%। तो यहाँ पर देखिए 11.29% दिया गया है, ठीक है। और वहीं ग्रामीण पूछता तो ग्रामीण कितना था? ग्रामीण 88.7% था। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व कितना थी? जनघनत्व पूछा गया है, तो जनघनत्व कितना था बताइए। जनघनत्व कितना था? तो फ्रेंड्स 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर, क्लियर। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला अगर पूछेगा तब कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स शिवहर होगा। और सबसे कम जनघनत्व वाला तो ये कैमूर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, मध्य युग में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहरों की संख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहरों की संख्या जो थी ये आपका कितना थी? तो ये 14 थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना था? पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर 71.2% था। और महिला साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो ये 51.5% था। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में घनत्व क्या है? बिहार की पूछा जा रहा है, तो 1106 मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। 2011 के बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, तो घनत्व जो था 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर था। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, अगला चैप्टर है कि उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैसियोर विधि का विकास किसने किया था?
तो देखिए उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किया था लेहमान ने, ठीक है ना। चलिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर पश्चिम राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि मानचित्र में नीले रंग क्या दर्शाते हैं? देखिए नीला रंग जो है ना यह दर्शाता है जल को, यहाँ जल बना लीजिएगा, तल लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर है, तो ये जल को दर्शाता है। देखिए किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को कहा जाता है, किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। देखिए छोटी महीन रेखा को खींच करके उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हैस्योर विधि कहा जाता है। देखिए मानचित्र में बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स यह पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार तथा बाहर से अंदर की ओर जो है वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह जो कहलाता है यह आपका क्या कहलाता है? यह पर्वत कहलाता है। देखिए वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है पठार। देखिए जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से नीचे गिरता हो तो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जलप्रपात कहा जाता है। भी आकृति की जो घाटी है ना, भी आकार की घाटी का निर्माण क्रिया निर्माण किया जाता है। तो नदी जब फ्रेंड्स ये आपका युवा अवस्था में होती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। पूरा मैंने आपको 9th 10th SCRT NCERT ज्योग्राफी मैराथन क्लास कवर करा दिया है BPSC ट्री 3.0 के लिए। फ्रेंड्स सेशन को लाइक करिएगा और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।